साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेश्चन में। साथियों, आप मेरे साथ हैं आज एक ऐसी चर्चा करने पर जो चर्चा आपको याद दिलाएगी कि इस दुनिया में मीटिंग्स तो बहुत होती हैं, यात्राएं भी शायद नेताओं की बहुत होती होंगी, लेकिन कुछ खास मीटिंग्स यात्राएं कहलाती हैं। उनमें से ही एक मीटिंग इस साल की शुरुआत में लगभग मध्य में आपने ट्रंप के आगमन के बाद इन दोनों को देखी, जैसे कि जिसमें रूस के पुतिन और अमेरिका के ट्रंप आपस में मिले तो दुनिया की पूरी नजरें इन पर गड़ी हुई थी कि शायद दुनिया में शांति आ जाएगी। ऐसी ही एक मीटिंग और देखी अब जब शी जिनपिंग ने पूरे शक्ति प्रदर्शन के रूप में एससीओ की समिट बुलाई और भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन वहां पर पहुंचे थे। सबने मिलकर एक मीटिंग की, मीटिंग निकल कर आई और दुनिया में इस बार भी खूब चर्चा बताई गई कि एक ऐसी ही मीटिंग फिलहाल होने जा रही है जो कि शायद शुरुआत से ही अपेक्षित थी, जिसके लिए ना जाने कितने लोग सोचते हैं कि अगर ये मीटिंग टाइम से हो गई होती तो ये दोनों लोग पहले ही बात कर लिए होते तो दुनिया पर टैरिफ रूपी बम न गिरा होता, क्योंकि ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो सबसे पहले टैरिफ नामक हथियार का उपयोग किया था, वो इन्हीं के ऊपर तो किया था। ऐसे में इन दोनों की मीटिंग कितनी खास है आज के सेशन में इसका जिक्र होगा, क्योंकि इन दोनों की मीटिंग न केवल अमेरिका और चीन के आपस में एक दूसरे के लिए खास माने होंगी बल्कि दुनिया में चले आ रहे पूरे ट्रेड वार पर डिपेंड करती हैं। ट्रेड वार में इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। तो आज के सेशन में जिक्र होगा इस मीटिंग का, क्योंकि फिलहाल ये घटना अपने आप में एक बड़ी सुर्खी बन करके दुनिया में तैर रही है कि ट्रंप इस महीने के आखिर में शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं और उनकी इस मुलाकात के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न दुनिया में तैर रहे हैं कि क्या उस दिन टैरिफ युद्ध समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने सब पर जो बोझा लादा था सबसे पहले चीन को ही टैरिफ से तनहा करके फिर दुनिया को ट्रायल के रूप में लेना शुरू किया था। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं इस साल की उस सबसे बड़ी घटना की, शायद सबसे बड़ी ना कहे तो सबसे बड़ी घटना ऐसे नहीं कहते हैं तो प्रमुख घटना में से सबसे बड़ी घटना है ये वाली इस बार की है कि जब से ट्रंप इलेक्शन जीते हैं उसके बाद से उन्होंने दुनिया को अपने नजरिए से व्यापारी ट्रंप बनकर देखना शुरू किया और उस व्यापारी ट्रंप ने दुनिया को टैरिफ रूपी हथियार से अवगत कराया। शायद उससे पहले दुनिया अगर बात करें तो किताबों में तो पढ़ी हुई थी, लेकिन रियल टर्म्स में बात करें तो तब पता चला जब ट्रंप ने अपनी तरफ से कनाडा पर 25%, चाइना पर 10% और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लाद दिया था। आपको याद होगा शुरुआत में ट्रंप ने मैक्स कनाडा पर कहते हुए ये टैरिफ लादा था कि यार तुम ना हमें बहुत सारा माल बेचते हो, बॉर्डर पर हिफाजत नहीं करते हो, तुम्हारे यहाँ से एक ड्रग है जिसका नाम फटनल है जिसको चाइना बनाता है, तुम्हारे बॉर्डर से हमारे देश में घुसा देता है, तो तुम्हें पनिशमेंट तो रूपी टैरिफ दे रहे हैं हम लोग। उस समय ये टैरिफ बहुत लगा था, दुनिया को लगा ये टैरिफ तो बहुत बड़ी चीज होती है। होता क्या है, खूब चर्चाएं हुई इस पर, चाइना का नाम भी उसमें शामिल आया कि चाइना पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन दिनों चाइना को पता था कि दुनिया में वो सप्लाई चेन का किंग पिन है और ऐसे में अगर वो नाराज हो गया तो दुनिया में सारी सप्लाई रुक जाएंगी। तो ऐसे में चीन ने अमेरिका को चिढ़ाते हुए रिवर्स में उतना ही ट्रंप पर यानी कि अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया। इससे ट्रंप चिढ़ गए तो फिर भाई साहब रस्साकसी शुरू हुई 10 से 20, 20 से 54, 54 से 104 और 145, 200 ये बढ़ाए तो फिर उतना बढ़ता गया जैसा कि टैरिफ, फिर ये बढ़ाए फिर वो बढ़ा दें, बढ़िया दोनों के बीच में रस्साकसी चलती रही। कोई बात नहीं, इस रस्साकसी में हुआ कि ट्रंप का नाडर निकल गया और दुनिया के प्रति से उसका जो मतलब झिझक है ना वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। उनके मन में ये भावना आ गई कि अब जब मैंने दुनिया की सप्लाई चेन कही जाने वाली या दुनिया की कहें कि सेकंड पावरफुल कंट्री चीन के साथ में ही झगड़ा मोल ले लिया है, तो अब तो ये सब चुन्नू मुन्नू टाइप के जो देश है ना इनको मैं निपटा दूंगा। शायद बात ये है कि उसने अपने सारे मित्र राष्ट्र जितने चाहे यूरोप बैठा हो चाहे हम हो या उसे ये समझ रखा हो कि यार ये तो है ही क्या, तो समझो कि चाइना सबसे बड़ा देश है, उसी देश ने पंगा ले लिया तो उसको लगने लगा ट्रंप को कि अब क्या, जब हमने चाइना ही से ही पंगा ले लिया सबसे बड़े देश है तो ये छोटे मोटे देश क्या ही बिगाड़ेंगे, इनके साथ तो हम खुल के लड़ेंगे। अब चीन के साथ में हम इतना व्यापार करते हैं तो चीन हमारे साथ आंख में आंख डाल करके पिछले कार्यकाल में भी दिखा रहा था जब मैंने उन्हीं को साथ दिया, तो अब कुछ है नहीं। इन दोनों के बीच में रस्साकसी चलना शुरू हुई। इस रस्साकसी का मुख्य केंद्र कुछ और था। अगर आप चल करके कुछ डाटा को फिगर आउट करोगे तो समझ पाओगे असल में है क्या। अमेरिका और चीन का जो व्यापार है ना उस व्यापार में चाइना बहुत पैसा कमाता है। अमेरिका से कितना कमाता है उसका आंकड़ा समझना, अमेरिका और चीन का व्यापार कुल पड़ता है $582 बिलियन का। मतलब दोनों देशों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला दिया जाए तो जिनसे से चाइना अमेरिका को जो व्यापार करता है
वो है 438 बिलियन डॉलर का। 438 बिलियन का चाइना अकेले अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। वहीं अमेरिका चाइना को 143.2 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। वो 2024 की बात बता रही हूँ मैं आपको। दोनों का अंतर निकालो तो 295.5 बिलियन लगभग कहें कि डॉलर में 300 बिलियन का लाभ कमाता है चाइना, ठीक, अमेरिका से। अच्छा, ये 3 देश हैं। ऐसे 3 देश में एक का नाम है मैक्सिको, एक का नाम कनाडा और एक का नाम चाइना। अगर इन तीनों का व्यापार कुल जोड़ के बताया जाए तो ये लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पड़ता है जो अमेरिका से करते हैं, और ये अमेरिका से व्यापार करके लगभग 1 ट्रिलियन साल का कमाते हैं। ये 1 ट्रिलियन आप मजाक नहीं है। आप सोचो, भारत खुद जीडीपी अभी भारत की जो है ना वो 4 ट्रिलियन डॉलर है। कितनी? 4। पूरे जीडीपी की वैल्यू की बात हो रही है जो कि 4 ट्रिलियन, और ये 3 देश मिल करके अमेरिका से कमाई कर रहे हैं। सोचो, प्रॉफिट कमाते हैं। सोचो, खुद इतनी बड़ी ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, मतलब ये लोग इतना इतना कमा रहे हैं। लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर वो बताते हैं, लेकिन वास्तविकता में दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा बाजार है। बाजार आप कहेंगे, नंबर्स में तो हम लोग हैं, लेकिन पेइंग कैपेसिटी के अंदर अगर आप बात करो तो अमेरिका नंबर 1 पर आता है, क्योंकि वहां के लोग पैसे देते हैं, और जब पैसे देने वाले की बात हो तो दुनिया के लोग पैसे लेते हैं, आते हैं। मतलब अमेरिका जब ट्रम्प जैसा आगे आया, ट्रम्प अपना अमेरिका में प्रेसिडेंट बनके उसने आगे बढ़ना लगा, जब देखा कि ये सब देश हमसे कमा कमा के आगे बढ़े जा रहे, अमेरिका को ये रियलाइज हुआ कि ये लोग यार हमसे ही कमाते ही हैं, हम ही तो इनको पैसे देते हैं, कमा रहे हैं, और कमाने के लिए हम इनकी तरफ जब भी कोई सामान बेचने आए उसे कुछ टैरिफ वसूलते हैं ताकि कुछ कट तो हमें भी मिले, और जब हमारा माल उनके यहाँ बिकने जाए तो हमारे ऊपर टैक्स जो है थोड़े कम लगाएंगे, हम अपना सामान बेच के लाभ कमा सके। बस इसी को लेकर के ट्रम्प ने दुनिया में चाइना के साथ झगड़ना शुरू किया, लेकिन चाइना इसी बीच में कितना बड़ा बन चुका था ये भी दुनिया को बाद में पता चला। कैसे? जब वो अमेरिका में झगड़ रहा था अमेरिका से, उसी बीच में चाइना ने अमेरिका को भेजे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद कंट्रोल कर लिए। जैसे ये रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें, उनको बेचा। रेयर अर्थ मिनरल्स को जो एक्सपोर्ट किया करता था, किसी को पता भी नहीं चला, चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचना रोक दिया। इतनी सी बात थी, लेकिन किसी को भी नोटिस नहीं हुई, खबर नहीं हुई इसकी। अब समझिए, अमेरिका की बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पेस से जुड़ी हो चाहे डिफेंस से जुड़ी हो, वो चीन के एक्सपोर्ट पर टिकी होती है। चीन ने उन्हें कंट्रोल करके ट्रम्प को ये रियलाइज किया कि अगर ये आपको नहीं मिले तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको मेरे सामने झुकना पड़ेगा। ट्रम्प झुके और ट्रम्प को चाइना के साथ डील में आना पड़ा। समय लगा, लेकिन डील आते आते यहाँ तक आ गई। अब चाइना अमेरिका को मात्र 30% टैरिफ पर सामान बेच रहा है। हम लोग 50% में चल रहे हैं, वो 30% में चल रहा है। चाइना ने अमेरिका को न केवल झुकाया, बल्कि अमेरिका से ये परमिशन भी ली कि चाइनीज स्टूडेंट आप अमेरिका ज्यादा बड़ी संख्या में आएंगे पढ़ने के लिए। ट्रम्प की ये पहली हार थी। जियोपॉलिटिक्स हार में आपने केवल युद्ध में उनकी हार देखी, लेकिन सही मायने में किसी दूसरी इकोनॉमी के सामने ये अपने आप को फेल होते हुए मिले। हाँ, ये भी समझ चुके थे ट्रम्प कि चीन के साथ में व्यापार अगर करना है तो इसे किसी न किसी तरीके से इंगेज करना होगा। इन्होंने यही तरीका अपनाया। कई तरह की इनके साथ में ट्रेड वार्ताएं की। इन ट्रेड वार्ताओं में ट्रम्प ने अपना पुराना दांव चला। पुराना दांव था क्या? व्यापारी होने का दांव। व्यापारी होने के दाव की कहानी में टिकटॉक को खरीदा गया। इसकी कहानी बड़ी रोचक है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ब्रीफ करती हूँ। लेकिन देखिए, पिछली बार जब इलेक्शन था, यानी कि जब ट्रम्प इसमें जीत कर आए थे, उस समय बाइडेन और ट्रम्प जब सामने सामने, बाद में बाइडेन बैठ गए, उनकी जगह फिर इनकी टीम से उतारा गया इनको। हुआ क्या था कि उस इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका चुनाव में उतरा हुआ था। ट्रम्प को जिताने के लिए एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया था। दूसरी तरफ से यहाँ पर ट्रूथ नाम से ट्रम्प अपना सोशल मीडिया चला ही रहे थे। चाइना का टिकटॉक भी अमेरिका में बहुत देखा जा रहा था। असल मायने में चीन की कंपनी जो बाइट डांस है, जो ये बनाती है, उसका चाइना के बाहर अगर कोई बहुत बड़ा यूजर है, उसका नाम है अमेरिका। टिकटॉक का बहुत बड़ा यूजर है अमेरिका है। और ऐसे में ट्रम्प जब चुनाव में उतरे थे तो ट्रम्प ने टिकटॉक का बहुत यूज किया था। अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में नुकसान बाइडेन को हुआ था। चुनाव को कैंपेन बात करें, चुनाव का जो कैंपेन तो पहले ही शुरू हो चुका था। जो बाइडेन जाते जाते बात करें तो क्या किया कि टिकटॉक पर बैन की घोषणा कर गए। टिकटॉक बैन के लिए घोषणा हुई, कोर्ट में टिकटॉक कंपनी पहुंची। कोर्ट ने भी ये मान लिया कि नहीं, हमारा डाटा विदेशों में नहीं जाना चाहिए। इस आधार पर अगर तुम पर बैन लगता है तो सही है टिकटॉक पर। बाइडेन चले गए, ट्रम्प आए। ट्रम्प ने इसको ब्लेसिंग एंड बात करें तो डिसगाइज आपदा में अक्सर के रूप में देखा। और क्या किया? चाइना से कहा कि तुम देखो, पुराने आदेश के अनुसार तुम पर बैन लगा हुआ है हमारे देश में,
इस स्थिति को तुम्हारे ऊपर बैन पूरी तरीके से लग जाएगा। तो या तो पूरा कारोबार बंद करके जाओ यहाँ से तुम, या तो हमें बेच दो। चाइना से बाहर वाला जो कारोबार है या फिर जो अमेरिका बात करें इस सेल्फ के अंदर जो तुम्हारा कारोबार है ये हमें दे दो, हम इसे ऑपरेट भी कर लेंगे और इसके तुम्हें पैसे भी देंगे। लेकिन तुम्हारे को यहाँ का काम केवल तभी करना होगा जब कोई अमेरिकी मालिक इसका होगा। अब इस रस्साकसी में चीन ने टिकटॉक को खो दिया और उसने बाकायदा इसे सेल कर दिया। $14 बिलियन में अमेरिका को किया था इसने। अमेरिका ने कहा कि हम खुद ही यहाँ के उद्योगपतियों को ढूंढेंगे और उन्हीं को ये चीज पकड़ाएंगे। तो ये खबर आप देख सकते हो। जैसे कि हम आपको बता दें, इसमें द आर्ट ऑफ डील के नाम पर जो व्हाइट हाउस में लिखा गया कि टिकटॉक को यूएस के लिए अब ले लिया गया है चाइना से। ये खबर आती है बाहर। इस खबर के बाहर आने के बाद चीन में एक मलाल तो है ही कि यार अमेरिका ने नेगोशिएशन में उनका एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट छीन लिया है। सोशल मीडिया के अंदर उसे ऊपर नहीं आने दे रहा है। इस दौर में इन लोगों के बीच में मल्टीपल टाइम की बात हुई। जिनेवा, लंदन, स्टॉकहोम, मैड्रिड, रिसेंट इनकी मैड्रिड जैसे की बात करें मैड्रिड में बात हुई अंदर। और इस बातचीत में तय हुआ कि 2 बड़े दिग्गजों की मीटिंग होनी थी। अच्छा, मीटिंग किन की होनी थी? शी जिनपिंग की और ट्रंप की। ये बात कहां से निकल कर आई? असल में हुआ यह कि यहाँ पर ट्रंप को ये रियलाइज हो चुका था कि चाइनीज सामान पर हमारी निर्भरता है। $300 बिलियन हम चाइना को देते जरूर हैं, लेकिन चाइना वाले हमें उससे उतनी एवरेज का सस्ता माल भी उपलब्ध कराते। लेकिन अमेरिका भी चीन को कुछ सामान तो बेचता है, लगभग $150 बिलियन के सामान बेचता है। उनमें से लगभग $12 बिलियन मतलब बात करें $12 बिलियन साल का अमेरिका चाइना को सोयाबीन बेचता है। अब ये सोयाबीन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है साहब। ये मतलब ऐसा प्रोटीन है जिसके लिए अमेरिका और चाइना बहुत बुरी तरह से झगड़ रहे हैं। चाइना बहुत प्रोटीन खाता है। ऐसा चाइना ये जो फिश कंट्रीज है ना वो फिश कंफ्यूज करते हैं। तो फिश से प्रोटीन सोर्स में सोयाबीन का बड़ा कनेक्शन होता है। और ऐसे में सोयाबीन के प्रमुख यूजर्स में से बात करें तो एक है चाइना। चाइना की बात करें तो चाइना को खरीदने के लिए सोयाबीन अमेरिका बहुत सस्ता माल दे देता था। हमेशा अमेरिका का जो सबसे बड़ा सप्लाई बात करें, अमेरिका साल भर का अगर 100 किलोग्राम का सोयाबीन बेचता है तो 54 किलोग्राम अकेला चाइना खरीदता था। आप ऐसे समझिए कि दुनिया भर में अगर बात करें तो सोयाबीन उत्पादक जरूर तो सबसे ऊपर चलता है ब्राजील, उसके बाद है अमेरिका और तीसरे नंबर पर है अर्जेंटीना। दुनिया का 80% सोयाबीन 3 ही लोग पैदा करते हैं। अमेरिका पैदा करके बेचने के लिए ही बना है। सोचो तो उसको इतना नहीं खाना है अमेरिका, वो बर्गर खा के खुश है। ऐसे में यहाँ पर ये जो सोयाबीन की खेती है ना ये इन दोनों के बीच में फिलहाल बातचीत का कारण बनने की होती है। ऐसे में मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, बाय द वे एक फैक्ट और मैं आपको बता देती हूँ कि ये दोनों ना पिछली बार 2019 में मिले थे। ये दोनों अब 6 साल बाद मिल रहे हैं। हालांकि लोगों की फोन पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब इनको मिलना हो रहा है। खास है आयोजन क्या हो रहा है, असल में ट्रंप एशिया में आ क्यों रहे हैं, इसके पीछे की थोड़ी सी जियोग्राफिकल की बात है, आपको समझनी चाहिए। मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ। आप सामने एक मैप है, देखिए साथियों। इस मैप को अगर गहराई से देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन में दोनों तरफ, एक तरफ ईस्ट और एक तरफ वेस्ट अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा। अगर हम देखें तो कुछ देश है यहाँ पर, इन देशों का एक विशेष कलर के कोड किया हुआ है। ये जो देश आपको दिख रहे हैं ना, ये संख्या में 21 है, मतलब 21 देश है यहाँ पर। ठीक है, एशिया की बात हो रही है अब। और पैसिफिक ओशियन में कनेक्टेड है और जो है कि उनका एक समूह है, ऐसे ही एशिया पैसिफिक कहा जाता है। ठीक है, एपेक एशिया पैसिफिक कंट्रीज है ये सारी की सारी, जिन्हें आप इस समय देख रहे हैं। इनकी एक बैठक होती है, इसे कहते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। एक बैठक होती है तो मतलब हर साल होती है एक बैठक। पिछले 30-40 साल से चली आ रही है, 30-40 साल से चली आ रही है इस बैठक में, क्योंकि अमेरिका भी पार्टिसिपेट करता है और चाइना भी पार्टिसिपेट करता है। आप मैप को ध्यान से देख रहे होंगे, रशिया भी आपको विजिबल हो जाएगा। हालांकि पुतिन का आना इस बैठक में अभी कंफर्म नहीं हुआ है, इसीलिए हम अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। इन दोनों सुपर पावर्स जो कि पैसिफिक ओशियन के दाएं बाएं रहकर हैं, ये दोनों सुपर पावर्स बैठक करने जा रही हैं इस महीने के अंत में साउथ कोरिया में। मैप पर आप जूम करके दिखाई देगा आपको वो देश, चुन्नू सा देश है जो ये रहा साउथ कोरिया। इस साउथ कोरिया में इस महीने के अंत में बात करें मीटिंग हो रही है। ये सारे के सारे देश यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। इन देशों के आपस में जब बातचीत होगी तो उसमें ट्रेड सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। जैसे नाटो के अंदर मुद्दा सुरक्षा होता है, ऐसे एपेक के अंदर बैठक के अंदर मुद्दा ट्रेड होता है। अब एक और मैं आपको बता दूं,
जानकारी देती हूँ। दुनिया में ये जो आप समुद्र देख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ इंडियन ओशियन दिख रहा है, यहाँ अटलांटिक ओशियन दिख रहा है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर आपको गल्फ दिखेगा। इंडिया के पड़ोस में ये रहा गल्फ। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी दिखाई दे रही है। इनके ऑलराउंड बात करें तो कुछ मतलब समझ लो कि समूह बने हुए, ग्रुप बने हुए। जैसे ये जो आप इंडियन ओशियन देख रहे हैं ना, इस इंडियन ओशियन के आसपास एक समूह है जिसका नाम है IORA, मतलब इंडियन, मतलब समझो कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। मतलब इसका जो मेजर काम है वो ये है कि भाई इस क्षेत्र के अंदर जितने भी कंट्री हैं वो आपस में किस तरह की बातचीत करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये अमेरिका और ये जो यूरोप वाला मैटर है ना, इनके इर्द गिर्द नाटो बना हुआ था, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पर पैसिफिक ओशियन के इर्द गिर्द मैंने आपको बताया एपेक के अंदर क्या था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑपरेशन है। जैसे इंडियन ओशियन के अंदर IORA हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखो तो ये बिम्स्टेक की बात है, बिम्स्टेक। अगर आपने सुना होगा तो बिम्स्टेक जो कि इसमें ये बात करनी थी, इसमें बे ऑफ बंगाल के आसपास हो गया। इसे गल्फ के अराउंड मतलब बात करें GCC हो गया, गल्फ कॉर्पोरेशन है। इस तरह से दुनिया भर में समुद्र के आसपास कई तरह के समूह बने हैं। उनमें से सबसे पावरफुल तो जो इकोनॉमिक रूप से है वो है एपेक। उसकी बैठक होने जा रही है यहाँ पे। तो अब आप पूछोगे इस एपेक के अंदर क्या भारत पार्टिसिपेट नहीं करता है? देखिए, अगर जियोग्राफिकल आंसर दे तब तो बात यह है कि इंडिया, क्योंकि पैसिफिक एशियन में पैर नहीं लगाता है, ठीक है, पैर ही नहीं लगाता है, तो ऐसे में तो हमारा यहाँ होना लाजमी नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें भारत जाना जरूर चाहता है। हमने इसमें अप्लाई भी किया था भारत ने, लेकिन जब शुरुआती रूप से ये अलाउंस मतलब हो रहा था 1989 में ये स्थापना हुई थी इसकी, और हमने जब इसमें ट्राई किया था जाने के लिए, तो उस समय में ये हुआ कि इंडिया को ये कह के इस संगठन में नहीं लिया गया कि आप लोग ना क्लोज इकोनॉमी है, मतलब टाइप ऑफ नॉर्थ कोरिया को अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप नॉर्थ कोरिया भी इसका मेंबर नहीं है, जबकि वो पैसिफिक ओशियन में है, आप खुली इकोनॉमी नहीं है, आप अपने मतलब इकोनॉमी में लोगों को इंटरफेयर नहीं करने देते हैं। उस समय तक हमने अप्लाई भी किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया नहीं था। तो अब हमने वो नहीं अपनाया था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, फिर आप खुलेपन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल के लिए तो जैसे कि अभी आप लोग नहीं ले सकते एंट्री यहाँ पर। हम लोगों ने तब भी एफर्ट नहीं मारे, मतलब LPG रिफॉर्म्स आए हमारे देश में, फिर हमने दुनिया की कंपनियों को अपने देश में आने दिया, हमने अपने काम को आगे बढ़ाया, शुरू किया, धीरे धीरे हम लोग वैश्विक इकोनॉमी बनने लगी। फिर हमने दोबारा जब ट्राई किया, उस समय तक इनका एक नियम आ गया। ये नियम था 1997 में नियम ये आया कि देश को इनवाइट ही नहीं करेंगे, आप किसी को आने ही नहीं देंगे अदर देश को। जबकि 1998 में इन्होंने रसिया को एंट्री कराई थी, लेकिन 1997 में इन्होंने रसिया से आवेदन पहले ही ले लिया था और नियम बना दिया था कि आप आखिरी कंट्री है, इसके बाद हम किसी को यहाँ पर घुसने नहीं देंगे। ऐसा करके फिर इंडिया के ऊपर बैन लग गया, और एक तरीके से मतलब आप यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर ये नियम चलने लगा तब से। अब इस संगठन में अपना इंडिया शामिल नहीं हो पाया। 1998 में जैसे बात हुई, फिर भी वहां पर अब कोई शामिल नहीं हो पाता है। इंडिया के एप्लीकेशन को एक तरीके से अब ये माना जाता है कि हाँ देखेंगे, बाकी आपसे जो बातचीत होती रहती है, आपको डायलॉग पार्टनर बना लेते हैं हम लोग, आपको ऑब्जर्वर बना लेंगे। इस तरीके से इसकी जब 2023 में मीटिंग हुई थी ना, वो अमेरिका में ही हुई थी, और उस मीटिंग में भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी गए थे उस मीटिंग को अटेंड करने। मैं बता दूं आपको, जब मीटिंग हुई थी तब भारत का अगर बात करें रिप्रेजेंटेटिव, वो जब कर रहे थे, मुद्दा यही था कि भाई हम भी ट्रेड के साथ जाना चाहते हैं। फ्री ट्रेड कैसे होगा, ओपन इकोनॉमी कैसे हो, ट्रेड बैरियर्स को कैसे हटाया जाए, भारत इसलिए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो उम्मीद है आप एपेक का महत्व समझ गए होंगे। इस महत्वपूर्ण इसीलिए मैंने आपसे यहाँ पर कहा है कि ये एक तरफ आ रहे हैं, ये एशिया है, तो एशिया में कौन आ रहा है, ट्रंप आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है, और न्यूजीलैंड भी इस मीटिंग में आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण किस तरह से है, उम्मीद है मैं आपको समझ में आया होगा। की पूरी कहानी 21 देशों का एक ग्रुप है, और इस समूह के अंदर भारत ने भी ट्राई किया, लेकिन फिलहाल हम नहीं है। यहाँ पर ये तमाम देश हैं जिनके नाम हमने आपको दिखा दिए। भारत के ट्राई के ऊपर मैंने आपको बताया भी कि जानकारियां भी दी हैं। अब होता क्या है इस मीटिंग के अंदर, मैंने एक बात बताई आपको, आप ये समझो कि यहाँ जब गए थे पिछली बार, तो ये आपको पीयूष गोयल जी तो दिखाई देंगे, बाइडेन और शी जिनपिंग आपको दिखाई दे सकते हैं। 2023 की एपेक की बैठक है। ऐसे ही एपेक की बैठक इस बार साउथ कोरिया में हो रही है, और वहां पर इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप होंगे, शी जिनपिंग भी वहां पर प्रेजेंट होगी। ये पिछली बार जब दोनों साथ में थे, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति,
तब इन दोनों देशों को बात करें, आपने साथ में देखा था, इस बार भी जब होंगे तो ये बैठक बहुत मायने रखती है। अब आप पूछोगे तो ये साउथ कोरिया आ रहा है, साउथ कोरिया आ रहा है, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। देखिए, भारत भी एससीओ मीटिंग में गया था, एससीओ मीटिंग में गया था, लेकिन वहां पर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हुई, या फिर भारत के प्रधानमंत्री की पुतिन, शी जिनपिंग सी तीनों की मीटिंग हुई, दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ। इसी तरह से यहाँ पर ट्रंप आ रहे हैं। ट्रंप की एक तरह से कहिए तो अभी कुछ दिनों पहले जब वो गल्फ में आए थे, जिस समय वो कतर वगैरह पर आए थे, उसके बाद में उनकी अब एक तरह से दूसरी मीटिंग है जब ये बाहर कहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि उनसे बाद ये लंदन भी जा चुके हैं, लेकिन एक तरह से प्रमुख रूप से ट्रेड के नाम पर ये बड़ी मीटिंग की जा रही है। यहाँ पर मीटिंग में ये दोनों लोग बातें करेंगे सोयाबीन। अब ये कहेंगे कि ये सोयाबीन की क्या कहानी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ऐसा मामला है कि जिसके चलते अमेरिका चीन के साथ में सीरियसली सरेंडर हो चुका है। मतलब ऐसा हो रखा है कि भाई साहब इस चीज को हटा दो, नहीं तो हम लोग खराब हो जाएंगे। कैसे खराब हो जाएंगे, अब इसको समझो। आपको याद होगा, भारत को अमेरिका अपनी तरफ से भुट्टे बेचना चाहता था, मतलब मक्का बेचना चाहता था। इस पर हमने बताया भी था कि जीएम मक्का को लेकर किस तरह से बयानबाजी चल रही है। हमने सेशन किए थे। सोयाबीन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दुनिया में सोयाबीन के उत्पादक में सबसे ज्यादा लगभग 163 मिलियन टन सोयाबीन केवल और केवल ब्राजील पैदा करता है। नंबर 2 पर अमेरिका है, 122.7 मिलियन टन सोयाबीन पैदा करता है। दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर को अगर आप देखो तो ब्राजील, यूएस, अर्जेंटीना टॉप पर आते हैं। यहाँ पर अर्जेंटीना देखना मत भूलिएगा, क्योंकि भारत को अगर आप देखोगे तो 5वें नंबर पर भारत आता है और 12.58 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादक में भारत शामिल है। लेकिन अमेरिका का जो नंबर है ये भारी नंबर है। ब्राजील ताजा निकल करके बहुत तेजी से ऊपर चला गया है। अब ये कहानी को बड़ा इंटरेस्टिंग रूप से समझिएगा। चाइना जो है ना, ये 20.65 मिलियन टन सोयाबीन पैदा करते हुए भी लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, मतलब ये सोयाबीन का सोचिए। और ये इंपोर्ट अब तक करता था अमेरिका से। कब तक? अमेरिका से, जब तक ये टैरिफ युद्ध शुरू नहीं हुआ था। कितना करता था? 12.5 मिलियन के आसपास का सोयाबीन इंपोर्ट करता था चाइना, यूएस से। मतलब चाइना इतना बड़ा सोयाबीन का कंज्यूमर था। जब इतना बड़ा कंज्यूमर था तो यूएस के अंदर, और बात करें आज से नहीं, 1990 से सिंगल लार्जेस्ट इंपोर्टर बना हुआ है ये। और ये हमेशा चाइना से, मतलब बात करें कि सोयाबीन मंगा करके खा रहा है, किससे? अमेरिका से, चाइना जो है। अब इस पर हम बात करें, इस तरह से आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जो एक्सपोर्टर है ना, वो 54% अकेले चाइना को जाता है। और ये कहाँ से जाता है? अगर अमेरिका की बात करें तो ये अमेरिका के तमाम वो राज्य हैं जो हरे भरे दिख रहे हैं, आपको यहाँ से एक्सपोर्ट जाता है चाइना को। अच्छा, इनमें से मैंने एक राज्य आपको यहाँ पर मार्क कर दूं मैं, इनका नाम है आओवा। ये वाला जो राज्य है, इस राज्य की विशेष महिमा है, इसमें क्या है ना कि चीनी राष्ट्रपति खुद यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। ये सीखने की तुम लोग जो है ना सोयाबीन कैसे पैदा करते हो, कैसे उगाते हो, वही तरीका हम लोग अपने यहाँ अपनाएंगे। एक तरीके से समझिए कि एग्रीकल्चर सीखने के लिए यहाँ आ चुके हैं। यहाँ के लोग चाइना के प्रति बहुत अच्छी, मतलब श्रद्धा रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। फैक्ट ये है कि ये वाला पूरा बेल्ट ट्रम्प का भी वोट बैंक है। ऐसा होता है कि कुछ बॉर्डर एरिया जो है वो बाइडन के हैं, क्योंकि वहां पर माइग्रेंट बहुत ज्यादा है। तो जो बाइडन के फेवर वाले लोग हैं ये मध्य अमेरिका है, यहाँ पर ट्रम्प का बड़ा प्रभाव है। तो ट्रम्प वाले जो क्षेत्र है यहाँ सोयाबीन बहुत पैदा होता है। कोइंसिडेंट है कि ये लोग चाइना के भी बहुत फेवर वाले देश हैं, मतलब। अच्छा, ये 2023 में मैं आपको बता दूं, एक न्यूज दिखा दूं मैं, आप देख सकते हो। 2012 की एक तस्वीर है, ये 2012 की तस्वीर 2023 में छपी थी, जब ये एपेक की मीटिंग के लिए यूएस आए थे। और उस समय दिखा रहे हैं कि 2012 में देखो शी जिनपिंग कैसे इस क्षेत्र में आए थे। कौन से क्षेत्र में आए थे? आवा में आए थे। ये आवा करके जो जगह है, इस जगह पर आए थे और इस जगह पर इन्होंने किसानों के साथ बातचीत की थी। ये सारे किसानों के साथ में बातचीत, इधर की तरफ किसान खड़े हैं, आप देख सकते हो। इनको प्रतिनिधि किया था इनका। और इंटरेस्टिंग बात ये आती है इसमें, आप थोड़ा देखोगे ना तो 1900 की बात करें, 1985 में शी जिनपिंग जो है ना, तब थोड़े जवान हुआ करते थे ये। 1985 में शी जिनपिंग यहाँ पर अपना पूरा मंडल लेकर के आए थे, ये जानने के लिए कि यहाँ सोयाबीन कैसे पैदा होता है। मतलब क्यूरियस शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग यहाँ के सीख के खुद के क्षेत्र में सोयाबीन पैदा किए, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ एक कनेक्ट बहुत अच्छा बना करके गए थे। तो वहां से मतलब चाइना के लिए माल पैदा होता है, इस तरह का माहौल बना रहता है। ये वाली बात हो गई। कहानी क्या है इसमें? कहानी के बाद इन भाई साहब के दिमाग में टैरिफ लगाने की बात आई। इन्होंने कहा कि यार हमारी वजह से भी तो आपके बहुत से राज्यों में फायदा हो रहा है, और जहाँ फायदा हो रहा है वहां वोट बैंक है आपका। आपने अगर हमसे कुछ खेल खेला तो हम भी वहां खेल खेलेंगे,
और हुआ भी यही। जब साहब ये टैरिफ करने जा रहे थे, चीन ने न केवल आदेश से इनके यहाँ से आ रहा सोयाबीन रोक दिया, चाइना ने बात करें तो हर्ट कर दिए। क्या कर दिए? सारे ऑर्डर यूएस से जो सोयाबीन नहीं खरीदेंगे ऐसा ऑर्डर दे दिया। इधर ब्राजील धमाधम सोयाबीन पैदा कर रहा था। इन्होंने बात करें तो 12.5 बिलियन साल का खरीदने वाला जो सोयाबीन था उसको डॉलर पर पहुंचा दिया। आप अगर देखें तो आप जानकर हैरान होंगे कि ये यू शेप पे आप देखोगे ना, नीचे गए कैसे 2024 में इतना माल बिक रहा था और यहाँ पर आप देखो अप्रैल तक आते आते देखो जब टैरिफ युद्ध चलना शुरू हुआ तो डॉलर पर चले गए और उसकी जगह इसको यूज कर लिया गया, ब्राजील को यूज कर लिया गया। ब्राजील को चाइना वालों ने कहा ब्राजील तुम बेचो, हमें इंटरेस्ट इसमें है। ब्राजील महंगा बेचता था लेकिन इन्होंने महंगा खरीदा, अमेरिका से नहीं खरीदा। सोचिए, ये खबर आप समझ रहे हो इस तरह से बनती है कि 1990 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाइना ने अमेरिका को इस बारे में कि बेटा लो तुम्हारे यहाँ से अब हम सोयाबीन नहीं खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं। ये एक मार थी अमेरिका पर, जिस क्षेत्र में मार पड़ी उस क्षेत्र से ट्रम्प का प्रभाव खराब होने लगा, क्योंकि वो सब लोग बड़े किसान थे और वो ट्रम्प का खोजने के लगे कि मतलब ट्रम्प को कहने लगे कि आपकी वजह से दिक्कत आ रही है। ट्रम्प को उनके लिए विशेष मार्शल प्लान के तहत राहत देनी पड़ी। ये किसान है जो कि मतलब इनको खींचने लगे कि भाई तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है अमेरिका के अंदर, तो इनके चलते हमारा नुकसान हो गया है। सोयाबीन फार्मर्स मतलब बात करें फार्मर्स गुस्से हो गए, नाराज हो गए। इसके चलते ट्रम्प जो है इनसे समझ आता है कि अगर ये नाराज रहे तो हमारा नुकसान होगा। ट्रम्प को विशेष रूप से राहत पैकेज अब इन क्षेत्रों में चलाने पड़े। एक खेल तो ये हुआ, चाइना ने एक खेल और खेला, इसलिए ट्रम्प ने यहाँ पर सोयाबीन फार्मर्स के लिए अलग से लाइन लिखी है, भाई परेशान मत हो, तुम लोगों के लिए मैं शी जिनपिंग से बात करने जा रहा हूँ, करूंगा। अगले 4 हफ्ते के अंदर अंदर एक और खेल होता है। इस चीज में क्या खेल हो जाता है, अभी यूएन के अंदर ना सारे देश बैठ करके बातचीत कर रहे थे और उस समय बातचीत कर रहे थे वहां पर अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं यूएन में अपना भाषण देने वाले थे, उनके मोबाइल पर वहीं के कृषि मंत्री का एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। मतलब एक मैसेज ये आता है, टेक्स्ट मैसेज, वो एक एसोसिएट प्रेस करके न्यूज चैनल है, उसके पत्रकार ने फोटो खींच ली। मतलब ऐसा होता है कि मतलब सोचो झांकी रहे होते हैं क्या होता है कि कौन क्या कर रहा है ये लोग पत्रकार लोग, और इन्होंने नेताजी के मोबाइल की फोटो तो ले ली, खींच ली, कैमरा अच्छा था। उस कैमरे के अंदर जो बात निकल कर आई वो बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग थी और उससे अमेरिका में एक अलग माहौल बन गया। क्या हुआ, मंत्रियों का परिचय मैं करा दूं। अमेरिका के वित्त मंत्री थे स्कॉट बेसेंट और यूएन में वो भाषण देने वाले थे। कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंग का उनके पास मैसेज आया था। मैसेज में लिखा था कि साहब आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने अभी कल ही जो अर्जेंटीना को राहत पैकेज दिया था, अर्जेंटीना मैंने याद दिलाया था ब्राजील के बाद में तीसरे नंबर का ये सबसे ब्राजील है, टॉप पर अमेरिका है, फिर अर्जेंटीना है, मतलब सोयाबीन प्रोड्यूसर। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिकी देश के यहाँ पर बड़ी दिक्कत चल रही थी, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उसने अमेरिका से बेल्ट मतलब बात करने की बात की, साहब हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें पैसा दो। कल ही यानी कि एक दिन पहले ही अमेरिका ने उनको बेल आउट पैकेज दिया था। बेल आउट पैकेज दिया ताकि तुमको राहत मिले और तुम उधर से वापस खड़े हो पाओ। इधर से बेल आउट पैकेज आता है वो अर्जेंटीना, और दूसरी तरफ बात करें तो वो चाइना को बोलता है कि मैं आपको सोयाबीन देने को तैयार हूँ और इस बार मैं ब्राजील से भी सस्ता सोयाबीन दूंगा, मैं आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी हटा दूंगा। एक तरीके से इन तीनों में कॉम्पिटिशन था, अर्जेंटीना को भी वो जीत गया अर्जेंटीना, मतलब एक तरीके से अर्जेंटीना अमेरिका से पैसा पाया और खुद के यहाँ पर टैक्स कम करके, जिस टैक्स से वो खुद के यहाँ पर बेल आउट करके पैकेज की वापसी कर सकता था, वो टैक्स कम करके एक्सपोर्टर के रूप में बढ़ गया सोयाबीन का। ये कृषि मंत्री हैं जो कि ये इनको बता रहे हैं कि सर आप बेल आउट जिसको पैकेज दिए थे उसने हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। फिर अर्जेंटीना का खेल हो गया। अर्जेंटीना ने जो ट्रम्प के साथ में किया वो अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि अमेरिका ने अभी थोड़ी देर पहले ही तो बेचारे की मदद की थी और चाइना ने अर्जेंटीना से सोयाबीन खरीदना शुरू कर दिया। ये दूसरी बड़ी खबर सितंबर 24 के बाहर निकल कर आई है। अर्जेंटीना ने चाइना को सोयाबीन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब ये खबर अपने आप में अमेरिकी किसानों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक थी कि पहले ब्राजील अब अर्जेंटीना, अब हमारा माल कैसे बिकेगा। और अमेरिका परेशान ही है इस बात से कि यार मैं अपने वोट बैंक को, क्योंकि किसान एक बड़ा प्रोड्यूसर ग्रुप होता है, अब बात करें और मतलब कि भाई वो लोग जो है ना वोट के लिए सीधा सीधा ट्रम्प को परेशान करते हैं, कर सकते हैं। ट्रम्प की जैसे ही एकदम कंठ पकड़ पे आए तो तुरंत चल पड़े कि भैया सुनो हम तुमसे बात करने आ रहे हैं, सोयाबीन प्राथमिकता है। और 4 हफ्ते बाद भी बोल सकते थे इस बात को, पहले इसलिए बोला ताकि अमेरिका के अंदर थोड़ा सा रेस्ट बना रहे।
इनके खिलाफ प्रोटेस्ट ना हो। उम्मीद है कि अब आप इस पूरी कहानी को समझ गए हो। तो ऐसे में अमेरिका का सोयाबीन फार्मर्स के लिए फिलहाल तो एड पैकेज की घोषणा हुई है, लेकिन ये ट्रम्प से जरूर बातचीत इस पर वो सी जिनपिंग की बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको इनकी इस यात्रा से मायने जो है निकलते हैं वो समझ में आए होंगे। और यात्राएं व्यापार के लिए कितनी जरूरी है ये तो अमेरिका और चाइना जानते हैं, लेकिन दुनिया के लिए कितनी जरूरी है ये एपेक मीटिंग के बाद में पता चलेगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन भी कर लेना, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।